सर के बारे में बता दूं, सर समाज सेवी है, वहीं लायंस क्लब के इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और इसी के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। तो आज हम सर से जानते हैं उनके बारे में, साथ ही लायंस क्लब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सर लायंस क्लब से जुड़कर जो काम कर रहे हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो आपको सभी जानते हैं आपके कामों की वजह से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ताकि दर्शक थोड़ा और जान सकें। बेसिकली तो हम लोग मूलतः उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं और यहाँ मेरे पिता पुलिस सेवा में थे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए। हायर एजुकेशन मेरा हुआ होटल साइंस कॉलेज और आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में। फिर हम लोग इंदौर सेट हो गए और कॉलेज लाइफ से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़कर काम करता रहा, तो इस शहर में समाज सेवा के क्षेत्र में इस माध्यम से कदम आगे बढ़ा। आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो किस तरह से आप बिजनेस करते हैं, किस तरह से शुरू करते हैं? बिजनेसमैन चूंकि सोशल वर्क में हम लोग जुड़े हुए थे, कॉलेज लाइफ के बाद हम लोग पॉलिटिक्स से जुड़ गए कांग्रेस से। क्योंकि एक राजनीति का माध्यम था, तो राजनीति के माध्यम में हमारे बिजनेस से ही जुड़कर आगे काम कर सकते हैं। तो व्यवसाय से जुड़ने का एक लक्ष्य था, तो कुछ नया क्रिएशन किस तरह से करना है, तो हम लोग धीरे से काम करते करते हम लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़ गए। तो हमारा जो सर्कल था वो रियल एस्टेट के बिजनेस से ही जुड़ा हुआ था, तो हम फिर रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करते हैं। लायंस क्लब इससे कब जुड़े, किस तरह से आपने शुरुआत की? लायंस क्लब में मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं 2009 में जुड़ा। उसके पहले क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, तो एक सेवा का भाव मन में था, बचपन से सेवा करने की कुछ तमन्ना थी। क्योंकि देखते हैं जब स्कूल और कॉलेज की लाइफ से निकले, कॉलेज में चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े होते थे, कॉलेज दिनों में देखने में आया कि कहीं समाज में विकास के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सहयोग की अपेक्षा होती है और वो समाज के एक वर्ग से अपेक्षित भी करते हैं कि इनसे लोग हमें मदद करें। ऐसे लोगों की मदद करने का एक दिल में कहीं ना कहीं कशिश थी और उसके लिए एक अकेला आदमी तो मदद करता है, पर कहीं ना कहीं एक मंच या एक संगठन आवश्यक होना बहुत मजबूती होती है। तो लायंस क्लब इंटरनेशनल हमारे विश्व का एक ऐसा बड़ा संगठन है जो सेवा के क्षेत्र में एक ऊंचाइयां रखता है। 210 देशों से अधिक क्षेत्रों में लायंस क्लब इंटरनेशनल काम करता है। तो उसका एक प्रारूप देखकर मैं लायंस क्लब से 2009 में जुड़ गया और फिर काम करते हुए धीरे धीरे जब जुड़ते गए, तो लायंस क्लब में जुड़ने के बाद 10 वर्षों की एक यात्रा में मैं लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 32-33 जीवन का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रहा और काम किया। किस तरह से काम किया आपने? आपने बताया आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं। लायंस क्लब अपने कामों के लिए काफी जाना जाता है, जैसा भी आपने लायंस क्लब का जैसा कि प्रारूप है गीता जी की, लायंस क्लब शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आई रोशनी मतलब आंखों के क्षेत्र में भी बहुत व्यापक काम करता है। तो हम लोग लायंस क्लब के माध्यम से जहां अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत व्यापक काम करते हैं। आई ऑपरेशन हो, लोगों को एजुकेशन के लिए मदद करना हो। और मेरी भी ये सोच रही कि कई लोग, हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, कई बच्चे ऐसे स्कूल कॉलेज में आते थे कि उनके पास कॉपी किताबें नहीं होती थी, या किसी के पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते थे तो उनके पास फीस नहीं हुआ करती थी। तो ये सब परिकल्पनाएं कहीं ना कहीं दिमाग में थी, तो उसको लोग जुड़ते रहे। और इसी तरह के लायंस क्लब में हम लोग गरीब बच्चों की फीस मदद करना, कॉपी किताबों की मदद करना, हेल्थ के कई केसेस आते हैं तो हेल्थ के क्षेत्र में दवाइयाँ उपलब्ध कराना, ऑपरेशन उपलब्ध कराना, दिव्य बुजुर्ग जो लोग होते हैं बुजुर्गों की मदद करना, विकलांग हैं तो उनको मदद करना, मानसिक रूप से रिटायर्ड बच्चे होते हैं उनको हम किस तरह से अच्छा जीवन दे सकते हैं, उनको एजुकेटेड कर सकते हैं, ये तमाम काम होते हैं। साथ ही हमने जब मैंने काम करना चालू किया तो कुछ सामाजिक सरोकार के भी बहुत सारे काम होते हैं। इनके अलावा कि हम कहें जहाँ ब्लड डोनेशन का एक क्षेत्र है, लोग अच्छे खासे, कई बार देखा कि अच्छे खासे स्वस्थ होते हुए भी अगर उनके परिजन को ब्लड चाहिए तो वो खुद नहीं देते हैं, दूसरों को फोन करते हैं। तो हम उस क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करते हैं
कि जीवन में एक बार ब्लड देना चाहिए, इससे हिम्मत होती है। रक्तदान के क्षेत्र में, नेत्रदान के क्षेत्र में काम करना एक सामायिक विषय है कि पर्यावरण हमारे देश का कहें या विश्व का कहें कि भूमंडल बहुत बिगड़ा है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में हम किस तरह से अवेयर हों। तो हमने इन 10 वर्षों में काम किया कि प्लास्टिक रोकना, प्लांटेशन के क्षेत्र में काम करना। प्लांटेशन अभी तक हमारे यहाँ, मैं हर मंच पर इस बात को कहता आया हूँ, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो, आप भी मेरी बात से वो रखते होंगे कि पर्यावरण के नाम पर जो वृक्षारोपण वाला एक मूवमेंट चलता है पूरे देश में, सबसे बड़ा करप्शन इसमें होता है कि लोग पौधा रोप देते हैं और पौधा रोपने के बाद उसकी कोई अवेयरनेस नहीं होती। तो मैं जब गवर्नर रहा 3 साल का मेरा जो कार्यकाल था, तो उसमें मैंने ड्यूटी ये लगाई कि अगर आप पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को 1 साल आपको उसको जीवन देने के लिए आपको उस पर ध्यान रखना है। तो मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे स्टेडियम में कम से 1 लाख से अधिक पौधे लगे और जो वृक्ष के रूप में तब्दील हुए हैं। तो जहाँ मैं अवेयरनेस की बात कर रहा था कि जैसे कि आपने भी देखा होगा बचपन से लोग पौधारोपण बगीचे में आए, पौधा लगा कर चले गए, पर उसके बाद देखते नहीं कि 8 दिन बाद पौधे को गाय खा गई या क्या। हमारी ड्यूटी है एक पौधे को बीज से पौधा तैयार करने में। मैं हमेशा कहता हूँ कि उसकी स्थिति सेम ऐसी होती है जैसे कि किसी माँ के गर्भ में एक बच्चा 9 महीने में जिस तरह का आकार लेता है, वैसी पौधे की स्थिति होती है। तो हमने पौधारोपण को लेके एक अभियान चलाया, उसमें मुझे सफलता मिली और हम चाहते हैं कि लायंस क्लब के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर एक पौधा लगाना चाहिए, जिससे उसकी आत्मीयता जुड़ती है, उस पौधे को वृक्ष के रूप में तब्दील करने का काम करना चाहिए। इसके साथ ही लायनिज्म का जीवन मेरा 10 वर्ष का रहा, पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कोविड एक महामारी के रूप में अवश्य आया गत वर्ष। जब आपको याद होगा 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया, तो उसमें पूरा देश हिल सा गया था कि कल क्या होगा, एक प्रश्न था और लोग अपने घरों में कैद हो गए। मैं कई बार बात होती तो मैं कहता हूँ कि पहले हमने देखा कि गुजर जाने के बाद शहर बंद होता था, अब शहर बंद इसलिए होता है कि कोई गुजर न जाए। तो ऐसी स्थिति में जब 22 मार्च को शहर बंद हुआ, हम भी सब घरों में कैद थे कि कोविड की महामारी और उसका जो रिजल्ट थे वो लोग डर से गए थे। लोग अपनों की मदद करने के लिए भी नहीं निकल रहे थे। मैं दीक्षा जी बताना चाहूँ कि 28 मार्च की शाम में घर में बैठा हुआ था, तो एक वृद्धाश्रम में जिसमें कि 90 लोग वृद्ध हैं, वहाँ से फोन आया कि अगर हमने 150 लोगों की लिस्ट बनाई है और सबसे आखिरी फोन आपको है, अगर हमारे यहाँ कल राशन नहीं आया तो ये 90 लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। अमरलाल वृद्धाश्रम के नाम पर टूटी कोठी के बाद आश्रम है। तो बड़ा एक अजीब प्रश्न आया कि ऐसी स्थिति में कहाँ से कैसे व्यवस्था की जाए। बाजार बंद है, शाम को 6 बज रहे हैं, कल राशन नहीं बनेगा। पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस लायंस क्लब हमारे दोस्तों का कि मैंने एक लिस्ट बनाई। एक मेरे मित्र हैं चंद्र कुमार जी चौहान, उनको मैंने कहा कि आप आओ अपन करते हैं। तो मैंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई, ऐसे 200 से 2.5 लाख रुपए हमको इकट्ठा करना था, क्योंकि हम कल का राशन नहीं देना था, क्योंकि ये भरोसा नहीं था कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, उसका कोई अंदेशा नहीं था। तो हमने टारगेट बनाया कि महीने 2 महीने का राशन इनको उपलब्ध कराएं तो एक व्यवस्था होगी। तो मैं थैंक्स लायंस मेंबर्स का हूँ कि 2 से 2.5 घंटे के बाद जब हमने निकले तो हमने 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठे किए और उस वृद्धाश्रम को हमने 3 महीने का राशन उपलब्ध कराया। उसके बाद मन में एक आया कि नहीं, कोविड में हमें कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस के लिए भी करना चाहिए और लोगों को मदद भी करें। मैं बताऊंगा कि लास्ट ईयर जब 2020 में मार्च के बाद जो कोरोना काल था, हमारे लायंस क्लब द्वारा मेरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के कार्यकाल में हमने 8 से 9 करोड़ रुपए की सामग्री इंदौर के हॉस्पिटल्स को और पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मियों को या जहां भी मांगे गए, तो हमने कम से कम 27 वेंटिलेटर इंदौर मेडिकल कॉलेज को दिए, कई मास्क प्लस सैनिटाइजर्स और बहुत सारी सामग्री, फूड पैकेट्स। बच्चों को एक बच्चों का आश्रम है यहाँ अपने बॉम्बे हॉस्पिटल के पास महालक्ष्मी नगर में,
वहाँ 26 बच्चे थे जिनकी उम्र 3 महीने से लेकर 6 महीने 8 महीने की थी। उन बच्चों को दूध पीने का भी वो नहीं था। वहाँ के संचालक का फोन आया तो हमने वहाँ 1000 से अधिक डब्बे जो बॉम्बे हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट द्वारा सर्टिफाई है कि इनको बच्चों को वही दूध देना चाहिए, उन्होंने हमसे 5 डब्बे मांगे थे, पर हमने 1000 से अधिक डब्बे वहाँ पहुँचाए। इस तरह का काम किया और एक संतुष्टि मिलती है कि उस पीरियड में जब लोग अपनों से मिल नहीं पा रहे थे, हम लाइन साथियों ने मिलकर एक बृहद सेवा इस शहर में की और पुलिस वालों को भी इनमें सैनिटाइजर मास्क उपलब्ध कराए। एक धीरे धीरे जनसैलाब बन गया। एक आपने देखा होगा, सुना होगा कि चौथी पलटन एक पुलिस की कॉलोनी है, वहाँ कई पुलिस वालों को कोरोना हो गया था। पुलिस वाले घर छोड़ छोड़कर भाग रहे थे, तो एसपी थे मनीष खत्री जी, उनका फोन आया कि अपने को इन पुलिस वालों का मोरल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये लोग और भी नेचुरल था कि हम आप घर में कैद थे, पर स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, नगर निगम के लोग 24 घंटे सेवा कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ गए, वो 250 परिवार पुलिस के थे, उन लोगों को हमने इस तरह से काम किया है। कोविड में आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसके अलावा एक चीज देखने में आई है कि कोविड ने हर फील्ड पर काफी असर डाला है। मैं बिजनेस का बोल रही हूँ, तो आपने बताया कि आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, तो रियल एस्टेट में किस तरह के चेंजेस? एक्चुअली दीक्षा जी, बिजनेस सभी प्रभावित हुए। एक रोटेशन रुक गया। तो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, 2 प्रकार का बिजनेस है। एक तो यूजर बेस्ड बिजनेस होता है और एक इन्वेस्टर बेस्ड बिजनेस होता है। जब कोविड का काल ऐसा आया कि कल क्या होगा, तो उसको एक प्रश्न चिन्ह लोगों के दिमाग में आ गया और सब स्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि उनको भविष्य नहीं मालूम था कि क्या। तो जिसके पास जो पूंजी थी, जैसे जो इन्वेस्टर्स थे, वो उस पूंजी को जो रियल एस्टेट में या किसी दूसरे बिजनेस में उनको इन्वेस्ट करना है प्रॉफिट के लिए, तो उन्होंने कहा पहले तो हम अपना जीवन बचाएं। अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो कल ये चीज सेल नहीं होगी, तो उन्होंने वो पैसा, तो इस तरह से एक रुकावट सभी बिजनेस में आई। यूजर बेस का था कि आज क्या है, हम पहले आज का जीवन जी लें। तो बिजनेस चाहे रियल एस्टेट का हो या दूसरे बिजनेस सभी प्रभावित हुए। और इसमें और अभी कुछ 3-4 महीनों में बिजनेस वापस थोड़ा सा गति पकड़ा था, पर फिर कोविड आ गया है, तो फिर स्थिति खराब। जैसे कि स्थिति खराब है, तो लोग का मोरल काफी डाउन हो गया है। उस वक्त में भी हुआ था जब काफी स्थिति गंभीर हो गई थी, और अब फिर हम उसी स्टेज की और थोड़ा सा जाते हुए दिख रहे हैं। तो जो लोग डिमोटिवेट हो गए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो लोगों से ये कहना है कि जीवन का एक चक्र है, वो चलता है, उतार चढ़ाव आते हैं। और कोविड आज आपदा है जो हमारी आपकी जनरेशन है उनके लिए, पर अगर हम आज से 50-60 साल पहले जाएं, तब भी आपने देखा होगा कि हैजा और इस तरह की बीमारियां आती हैं, चली जाती हैं। ये एक समय चक्र है। क्योंकि कोविड एक नई बीमारी का रूप आया है, मैं मानता हूं कि आगे एक प्रोसेस में आ जाएगा, नॉर्मल वायरल की तरह ये चलने लगेगा। तो इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हर लड़ाई के बाद और हर बुराई के बाद अच्छाई आती है। तो लोगों को मोरल बेस, अपना मोरल स्टेबल रख के आगे बढ़ना चाहिए। एक ये क्षणिक है, और इसमें भी मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो वायरल कोविड फैल रहा है, इसके पीछे हम और आप सब दोषी हैं। प्रशासन या शासन या सरकार क्या करेगी अगर हम अवेयर नहीं होंगे? हमारी जान हमारी है। मैं अभी हम बात कर रहे थे कि देखें कि इतना सब होने के बावजूद हम अपने लिए चिंतित तो हैं, पर सुबह देखें, चाहे इंदौर शहर की स्थिति देखें, आप यंग हैं, आप भी देखें, चाय सुट्टा बार है, पानी पतासे के ठेले हैं, चाट के ठेले हैं। अब यहाँ कलेक्टर या मुख्यमंत्री तो रोकने नहीं आएगा। हम चोरी छुपे जाते हैं। जनरेशन नई जनरेशन है। मैं सुबह साइकिलिंग करता हूँ। मैं जब ये जो कॉरिडोर है अपना बस चलने वाला, इसमें लड़के लड़कियां सुबह बैठे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप खुद चाय सुट्टा बार चलते हैं, अपने कप से दूसरा खा रहे। तुम अगर संक्रमित हो तो दूसरों को क्यों संक्रमित कर रहे हो? हमें इस बुरे समय में, इस बुरे दौर में अपना मॉरल अप रखते हुए, खुद अवेयर रहते हुए, क्योंकि हमारी सुरक्षा अपने परिवार की सुरक्षा है, परिवार की सुरक्षा समाज की सुरक्षा है,
शासन प्रशासन के साथ हमको सहभागिता बनाना पड़ेगी इस बुराई को रोकने के लिए, तभी हम इस कोरोना पर विजय पा पाएंगे, क्योंकि ये बीमारी किसी एक अकेले के आदमी से नहीं रुकने वाली। लायंस क्लब का आपने बताया कि आप किस तरह उसके जरिए काम करें, क्या इसके अलावा कोई और भी संस्था है जिनके साथ मिलकर आप समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मैं राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में जुड़ा हुआ हूँ और हमारे अनेक संगठन है, क्षत्रिय समाज का हमारा मध्य प्रदेश का संगठन है, उसमें जुड़ा हुआ हूँ। अन्य सामाजिक कई संस्थाएं हैं जिनके साथ जुड़कर हम काम करते हैं। मेरा मानना रहता है कि मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि हमारा देश तो 125 करोड़ की आबादी का देश है और कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल नीड बेस्ड हैं। मैं हमेशा चाहे लायंस क्लब का मंच में कहता था कि हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, तो हमारे द्वारा जो समाज से अर्जित पूंजी है वो भी हम समाज से ही कमा रहे हैं, तो उसका कुछ अंश हर व्यक्ति को, चाहे वो मंच पर हो चाहे व्यक्तिगत हो, एक आदमी को अपनी लाइफ में अगर वो 1 लाख रुपए कमाता है तो वो बोले 3,000 रुपए 5,000 रुपए फिक्स कर देना चाहिए कि हमें महीने में जरूरतमंद की मदद करना है। तो लोगों को हम मदद कर पाएंगे और हम एक पुण्य काम भी कर सकते हैं कि कई लोग हैं, किसी को शिक्षा का मदद कर सकते हैं, किसी को स्वास्थ्य मदद कर सकते हैं, किसी को, कई लोगों को जैसे आई और डोनेशंस के बारे में मालूम नहीं है, आई ऑपरेशन, अंधे व्यक्ति की आंखों में भी रोशनी आ सकती है अगर हम उस कैसे भी अपनी एक अर्जित पूंजी में से कुछ पैसा निकाल कर इस तरह के कामों में मदद करें तो हम समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर सकते हैं। एक समाज सेवक समाज में जो चल रहा है उसको बहुत अच्छे से देख पाता है कि मैं किन चीज़ों की और जरूरत है। तो आप इतने सालों से इस फील्ड में समाज सेवा करें, तो आपको क्या लगता है कि समाज में हमें किन बदलाव में तो सबसे ज्यादा जरूरत है जिम्मेदारी के लिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बेसिक लायंस क्लब में आने के बाद मुझे हिंदुस्तान से बाहर भी अदर कंट्रीज में जाने का भी मौका मिला। लोग अपने से ज्यादा अपने समाज और अपने देश के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे यहाँ देश में देखने में ये आया है कि हम हर बात के लिए सरकार की ओर, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति सरकार की ओर निगाह उठाकर देखता है। तो हमें, मेरा लोगों से उम्मीद है कि व्यक्ति अगर खुद की जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज और देश की जिम्मेदारियों को, क्योंकि हमारा कुछ कर्ज समाज और देश के प्रति है, अगर वो समझ लेगा इस भूमिका को तो समाज में अपने आप बदलाव आ जाएगा। सर, आपके अब तक के बेस्ट अवार्ड एंड अचीवमेंट कौन से हैं? आपने कई सारे काम किए, कई जगह से आपको सम्मानित किया जा चुका होगा, लेकिन आपके लिए बेस्ट कौन सा है? अभी तक तो जैसे हमने कभी अवार्ड के लिए काम नहीं किया, पर लाइनिज्म में आने के बाद चूंकि काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अवार्ड मिलते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट में मैंने छोटे से रूप में लाइन्स के काम किया था तो डिस्ट्रिक्ट का एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है मनोहर सिंह धाकड़ स्मृति अवार्ड है, जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो मुझे मिला। लायंस इंटरनेशनल द्वारा मुझे 4 लायंस इंटरनेशनल प्रेसिडेंशियल और लीडरशिप मेडल मिल चुके हैं। मल्टीपल लेवल पर मुझे 100 से अधिक अवार्ड मिले हैं और बहुत मंचों पर कई तरह के सम्मान होते हैं, तो अब वो काउंटिंग तो मैं आपसे अपने युवाओं के लिए, सोसाइटी के लिए संदेश देना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि युवा ही कर सकते हैं, यूथ तो जब हम आप बैठे हैं तो यूथ तो बदलाव का सबसे प्रबल सूत्रधार है। अगर युवा चाह ले तो जैसे एक करप्शन रोकने के लिए है तो युवा को ही आगे आना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं शहर में जब हम निकलते हैं, एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि हम मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं, कार लेकर निकलते हैं, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के कागज नहीं है, तो पुलिस वाला जब हाथ देता है, हम कहते हैं पुलिस रिश्वत लेती है, तो पुलिस रिश्वत लेती है वो एक अलग विषय है, पर पुलिस कई बार देखते हैं पुलिस रिश्वत नहीं लेती है। हम गाड़ी रोकने के पहले जेब में हाथ डाल के 100 रुपए निकाल के पुलिस को देना चाहते हैं। इस सिस्टम को युवा ही रोक सकते हैं कि हम देंगे नहीं तो लोग लेंगे नहीं। तो करप्शन के खिलाफ भी अगर लड़ाई लड़ना है तो यूथ को लड़ना, और आने वाली यूथ जनरेशन एक व्यापक परसेंटेज उसका है। तो यूथ को चाहे करप्शन रोकने की बात आए, समाज में व्यवस्थित बदलाव की बात आए, देश के प्रति जिम्मेदारियों की बात आए, तो यूथ को अपनी जिम्मेदारियां
स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि हम विकास के लिए सरकार और शासन के साथ कैसे हिस्सेदारी करें और जितनी जवाबदारी अपने प्रति है उतनी ही जवाबदारी परिवार के प्रति, समाज के प्रति है, तो हम बदलाव ला सकते हैं। सिंगर सर ने हमें कई सारी बातें बताई, हमने जाना कि किस तरह से सर ने समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया है और सबसे महत्वपूर्ण संदेश सर ने युवाओं के लिए दिया है। उन्होंने कहा है कि युवा ही सब कुछ बदल सकता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें समझें और आगे बढ़ें, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.